नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909690697523840555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी के 67th होने वाला है, 68th भी जनवरी में होने वाला है, सब में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और हम लोग इससे पहले हिस्ट्री कर चुके हैं, इसके अलावा पॉलिटी कर चुके हैं और साथ में हम लोग साइंस भी कर चुके हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं 3-4 वीडियोज में बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियोज में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा। ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, टोटल 7 जिले बनते हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो सीतामढ़ी हो गया। ठीक, फिर आपका मधुबनी हो गया, याद रखिएगा, ये सब याद रखना जरूरी है। फिर है आपका सुपौल है, फिर है आपका अररिया और उसके बाद आता है आपका किशनगंज। जी हाँ, तो ये 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को टच करते हैं। इसमें कोई कहीं पर पूर्णिया नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। यदि यहां पर हम लोग देखें तो ऑप्शन हो जाता है यहां पर ई। यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका अकबर का मकबरा, इसको 2002 में घोषित किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। और यदि हम लोग बात करें नालंदा में बौद्ध मठ की, तो इसको 2016 में घोषित किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या फिर पंजाब। अब जानते हैं बाढ़ जो है आपका बिहार में स्थित है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाढ़ सुपर थर्मल पावर कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। यहां पर 2 स्टेज में इसका निर्माण किया गया। स्टेज 1 जो है वो आपका रसिया, रूस के मदद से बनाया गया था और यह जो है 1980 मेगावाट का है। ठीक है, और दूसरा जो है वो भेल के अंतर्गत है, भेल की मदद से बनाया गया और यह जो है आपका 1320 मेगावाट का है। और दोनों मिलाकर के बिहार को कितनी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, 1183 मेगावाट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और अभी दोनों का परिचालन कौन कर रहा है, तो एनटीपीसी कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये दोनों ही है। ठीक, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1929, 30, 31 या फिर 32। ये मैं पहले भी बता चुका हूं हिस्ट्री में। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके साथ इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। और इनके साथ जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा इत्यादि जो थे वो भी इसमें शामिल थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में। और 1936 में लखनऊ में किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, और वो भी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जी हाँ, 1935 में जो अधिनियम आया था उसी के आधार पर हमारा अधिकतर संविधान का जो है आधे से ज्यादा भाग उसी से लिया गया है, और इसी के तहत 1936 में बिहार जो है वो बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। याद जरूर रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936 को ये किया गया था। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में भूमि के आकार का औसत आकार क्या है? द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स इज। सबसे कम, दूसरा सबसे कम, उच्चतम या फिर दूसरा सबसे ऊंचा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेकंड लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लोएस्ट मतलब दूसरा सबसे कम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यदि देखें तो हाईएस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा है वो कहां है? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है। और सबसे कम जो है वो है आपका केरला में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ये हो गया हाईएस्ट हो गया नागालैंड और लोएस्ट हो गया केरला में। ठीक है, और दूसरा सबसे कम कहां पर है? बिहार में है। ठीक, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय भारतीय राज्यों में किसके लिए सबसे कम है? द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस इज लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बिहार में कितना है? 50,555 50,555 प्रति व्यक्ति आय है सालाना। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है सबसे कम, दूसरा सबसे कम, उच्चतम या फिर दूसरा सबसे ऊंचा। यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर भी सेकंड लोएस्ट। यहां पर भी क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे कम। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। सोन, पुनपुन, सकरी या फिर कमला बलान। ये बलान जो है वो कमला बलान नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनपुन नदी जो है वो पटना के फतुहा में आकर के मिलती है गंगा से। ठीक है, पुनपुन नदी हाल ही में पूछा गया था। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो सोन जो है, सोन गंगा और सोन नदी के संगम पर अपना जो पटना है वो बसा हुआ है, और इसकी स्थापना जो है, पटना नहीं पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने बनाया था पाटलिपुत्रा को। ठीक है, चलिए अब सोन के बारे में, ये पुनपुन के बारे में यदि देखें तो पुनपुन जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से? पलामू से। ठीक है, पलामू झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और फिर औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, कहां से बिहार में प्रवेश करती है? औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? इसकी सहायक नदियां हैं मोरहर और दरघा। दरघा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए पुनपुन के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, स्पेशल पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज CWG, AW, CAW या फिर CBW। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा CWG। जी हाँ, CWG के आधार पर नॉर्थ बिहार का जो जलवायु है उसको बांटा गया है कोपेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क मिट्टी, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी। जी हाँ, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो जिले हैं इसमें गंडक नदी पाई जाती है, फिर आपका बूढ़ी गंडक नदी पाई जाती है, और साथ में आपकी बागमती नदी भी पाई जाती है। अभी बागमती नदी जो है वो उफान पर है। ठीक है, बाढ़ की संभावना बनती जा रही है मुजफ्फरपुर और बाकी इलाकों में। तो ये जो बागमती नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, ये हर एक साल अपने साथ निक्षेप लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर के आती है और जमा करती जाती है। इस कारण से नवीन जलोढ़क मिट्टी का निर्माण होता है। और इन मिट्टियों में जो है वो धान हो गया, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका पटसन हो गया,
या फिर गन्ना हो गया, पटसन जूट को कहा जाता है, और गन्ना, ये सब का खेती जो है बहुत ही अच्छे से होता है इन मिट्टियों पर, नवीन जलोढ़क मिट्टी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सिवान, गया, वैशाली या फिर पूर्णिया। देखिए, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है, जैसे पूर्णिया हो गया, तो यही हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जो है उत्पादन कितना होता है जूट का? 81.34% जो उत्पादन होता है पूरे भारत का, वो वेस्ट बंगाल में ही होता है। और बिहार में जो उत्पादन होता है जूट का, वो पूरे देश का 8.67% होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है पूरे देश में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये तो आसान क्वेश्चन है। त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, कोसी, सोन, गंडक या फिर कमला। आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, इसके बारे में डिटेल से जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट मनेर, राजगीर, पावापुरी या फिर जलान का किला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर पावापुरी। जी हाँ, पावापुरी में स्थित है महावीर जी का मोक्ष स्थल। ठीक, याद जरूर रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो हुआ था वो आपका वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, वैशाली भी ऑप्शन में दे देता है, कुंडग्राम भी दे देता है, तो आंसर क्या मारना है? कुंडग्राम मारना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्लेस है वो है, उसका नाम है कुंडग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या फिर बॉक्साइट। किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर व्हिच? कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम या फिर बॉक्साइट। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चूना पत्थर। जी हाँ, कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है आपका कैमूर का जो पठार है वो कैमूर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है चूना और बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। चूना और बलुआ पत्थर से यह पठार जो है वो निर्मित है। ठीक है, और इसी यहां से जो आपका चूना पत्थर प्राप्त होता है, उसी के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बंजारी में सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहां से मिलता है? तो ये मिलता है आपका कैमूर के पठार से। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार या फिर विद्रोही। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हुंकार। जी हाँ, ये कृषक समाचार से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, किसानों के नेता जरूर थे, लेकिन इनका जो जर्नल था उसका नाम था हुंकार। ठीक, याद जरूर रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? Who established a branch of अनुशीलन समिति in पटना in 1913? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति की जो शाखा है उसकी स्थापना कहाँ की गई? पटना में की गई। कब की गई? 1913 में की गई। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पर। रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल या फिर मजहरुल हक। तो ये जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? हु ऑर्गेनाइज्ड किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23? तो ये वर्ष जरूर याद रखिएगा कि मुंगेर में किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? 1922-23 में किया गया था। अब आते हैं कि किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके श्री कृष्ण सिंह भी थे और शाह मोहम्मद जुबैर भी थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर के किया था। ठीक है, किसान सभा की जो औपचारिक स्थापना हुई थी, इसका डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक स्थापना हुई थी। और 1929 में, जैसा मैंने पहले भी बताया, 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1929 में किया गया। और ये जो किसान सभा की औपचारिक स्थापना हुई थी, ये किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने की थी, 4 मार्च 1928 को। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बोर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन थे ये पूछा जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव,
जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में इसका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। इसकी विधिवत स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके सचिव थे। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। सदस्य में जो थे वो गंगा शरण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर व सावन सिंह, ये सब जो थे वो इससे जुड़े हुए थे, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? Who was the member of Constituent Assembly of Indian from Bihar? Constituent Assembly of India from Bihar. A.N. सिन्हा मतलब अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, टोटल 36 सदस्य कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से टोटल 36 सदस्य थे। ठीक है, इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जगजीवन राम भी थे, श्याम नंदन सहाय भी थे। ठीक है, तो ये जो थे जगजीवन राम भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और साथ में श्याम नंदन सहाय भी थे। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला भारतीय मंत्रालय 1937 में किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 came into existence under whose leadership? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाई, बहावली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस जो थे वो 1 अप्रैल 1937 से लेकर कब तक? 19 जुलाई 1937 तक जो थे उनके नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल रहा, और उसके बाद जो है 20 जुलाई 1937 से लेकर के और 31 अक्टूबर 1939 तक श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में दूसरा मंत्रिमंडल बना। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला मंत्रिमंडल जो बना था वो मोहम्मद यूनुस के अध्यक्षता में बना था, उनके नेतृत्व में बना था 1937 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, 1939 में इस्तीफा दे दिया था किसने? श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की बहुत सारी सरकारों ने अलग अलग प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, यह मैं हिस्ट्री में बताया हूं कि किस कारण से इस्तीफा दिया था, तो यदि आप कमेंट में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद के विचार से पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता था? Whom did राजेंद्र प्रसाद consider as the father of Pakistan? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लियाकत अली खां? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। एक्चुअली क्या हुआ कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, और लॉर्ड मिंटो जो था उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, वायसराय हुआ करता था, और मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले जो थे वो उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। ठीक है, भारत सचिव हुआ करते थे, और इन दोनों के नेतृत्व में एक अधिनियम आया था 1909 में जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भारत में हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल तथा निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए। तो यहां से जो है फूट डालो और राज करो की नीति भी शुरू हो जाती है। तो जो विभाजन की जड़ थी वो यहीं पर निहित थी, इसलिए लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद जो है वो मानते थे पाकिस्तान का जन्मदाता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? When was पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान या फिर आजादी की पूर्व संध्या पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी की माने तो आजादी की पूर्व संध्या पर, लेकिन अगर सच्चाई देखें जो अलग अलग किताबों में देख करके मुझे पता चला, तो उसके हिसाब से यदि देखें तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1948 में। तो उसके बाद 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1918 में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था पटना के गांधी मैदान में। पटना लॉन उस समय नाम हुआ करता था, तो पटना लॉन में एक बहुत ही विशाल रैली का आयोजन किया गया था क्योंकि चंपारण सत्याग्रह को सफलता मिल गई थी। ठीक है, और यहीं पर जो है 2013
2013 में गांधी जी की जो प्रतिमा हम लोग देखते हैं गांधी मैदान में, वो 2013 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1948, गांधी जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सींचती है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने डी माना है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सींचती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम इरिगेट्स एरियाज ऑफ बिहार? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो जैसा आप जानते हैं त्रिवेणी नहर जो है वो आपका गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है। ठीक है, और इसी से जो है बिहार के अधिकतर क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार के वो सींचे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा त्रिवेणी नहर। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सिचुएटेड? मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत या फिर मोकामा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जमालपुर, याद रखिएगा जमालपुर इसका सही आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77, NH 84, NH 85 या फिर NH 80? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा NH 85, और इसकी जो लंबाई है वो है 60 किलोमीटर, जो कि जोड़ती किसको है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ती है। ठीक है, छपरा, सिवान और गोपालगंज तीनों एक ही प्रमंडल में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले के जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? Which of the following district record highest growth of population during 2001 to 2011? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या फिर खगड़िया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा। जी हाँ, मधेपुरा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया गया जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? मोतीपुर, बजरी, भागलपुर या फिर डालमिया नगर? देखिए डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर का जो सिल्क है, खास करके जो टसर सिल्क है, वो दुनिया भर में फेमस है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट, बिहार में किस क्षेत्र ने 2005-6 से 2014-15 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा अब, लेकिन उस समय के हिसाब से मैं आंसर दे देता हूं। कृषि, बैंकिंग, पंजीकृत विनिर्माण या फिर ट्रांसपोर्ट? आंसर क्या हो जाएगा? पंजीकृत विनिर्माण यानी कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है? Which district in Bihar is poorest according to per capita income criteria? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल या फिर शिवहर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवहर। जी हाँ, शिवहर जो है वो आपका उत्तरी बिहार में नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, हालांकि टच नहीं करता नेपाल के बॉर्डर को, लेकिन नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, सीतामढ़ी के बगल में। ठीक है, शिवहर एकदम छोटा सा राज्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार इज 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 5358 किलोमीटर या फिर 4707 किलोमीटर? आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5358 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो टोटल अभी सितंबर, ये जो है वो जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय के हिसाब से है, अभी सितंबर 2021 का जो आंकड़ा है वो है 5947 किलोमीटर। जी हाँ, 5947 किलोमीटर, 5947 किलोमीटर टोटल है। और सबसे लंबा जो है वो है आपका NH27EW। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 487 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ बिहार इज? फिर ये जो है जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से ऑप्शन है 203 किलोवाट आवर, 187 किलोवाट आवर, 161 किलोवाट आवर या फिर 145 किलोवाट आवर। अब इसमें जो है आपका ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, और वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर 350 किलोवाट आवर जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में खपत है। ठीक है, ये लेटेस्ट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, किस चीज के लिए? जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी अटेन्युएशन या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन?
तो यदि जीविका की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, उसके बाद फिनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाएगा यहाँ पर, फिर है आपका पॉवर्टी अटेन्युएशन भी हो जाएगा और उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों ही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, ये जो है आपका 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया था जीविका, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा कि वर्ल्ड बैंक जो है उसकी सहायता से इसका फंड आता है या फिर इसको क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्पर प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, स्पर प्रोजेक्ट इन बिहार रिलेटेड टू स्वास्थ्य, गरीबी, बैंकिंग, नगर वित्त, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग ये जो है आपका स्पर प्रोजेक्ट होता क्या है। स्पर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। देखिए, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है, मतलब कि शहरी सुधार के लिए सहारा देना, सपोर्ट देना, ठीक है, यह इस सहारा कार्यक्रम या फिर सहयोग कार्यक्रम, ठीक। तो अब इसमें जो है आपका नगरों को वित्त सेवा भी उपलब्ध कराया जाता है, वित्त या फिर फंड भी उपलब्ध कराया जाता है, और नगर में जो रहने वाले गरीब हैं उनकी गरीबी को भी दूर किया जाता है। तो यहाँ पर बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, इसलिए आंसर सही क्या होना चाहिए, आंसर सही इसका होना चाहिए ई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शंकर शाह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। देखिए, वीर कुंवर सिंह हो या फिर रामचंद्र शुक्ल हो, इन दोनों से ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण से बार बार पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और खास करके वीर कुंवर सिंह और राजकुमार शुक्ल, ये दोनों क्वेश्चन तो जो है एकदम फेवरेट है बीपीएससी का, हर साल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यदि हम लोग देखें 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और गर्मपंथी और नरमपंथी जो थे वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में, ठीक। अब 1916 में जो है गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों आपस में जाकर के मिल गए, ठीक है। 1916 में कांग्रेस का फिर से एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी एक और विशेषता थी कि यहाँ पर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एक साथ यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिले और चंपारण में होने वाले शोषण की बात कही, जो नील के किसानों के साथ किया जाता था, शोषण किया जाता था, उसके बारे में बोला और उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आइए चंपारण और यहाँ पर सत्याग्रह कीजिए और इनकी मदद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे थे तब पटना कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, मतलब पटना कॉलेज छोड़ दिया। हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जेपी जो थे वो पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे और 20 दिन ही बचा था उनके एग्जाम का और उन्होंने छोड़ दिया था एग्जाम, मतलब कॉलेज ही छोड़ दिया था। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के एक याचिकाकर्ता थे। अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या फिर राजकुमार शुक्ल। देखिए, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। जेपी हो सकते हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। सही आंसर जो होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकील थे उस समय और बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा। 20, 30, 35 या फिर 40। लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ पर पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अनूठा त्योहार क्या है। दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी या फिर
विनायक चतुर्थी मतलब कि गणेश चतुर्थी, और छऊ नहीं, यहाँ पे छठ पूजा होना चाहिए, ठीक है, छठ पूजा। तो आंसर क्या हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा, डी हो जाएगा। छठ पूजा जानते हैं आप लोग, मनाया जाता है दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है छठ पूजा, ठीक है। और इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है, ठीक है, छठी मैया इनको कहा जाता है, सविता देवी की उपासना की जाती है, ठीक है। और सुबह में अर्घ दिया जाता है, शाम में डूबते सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर दीपावली तो पूरे भारत भर में मनाया जाता है, बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और विनायक चतुर्थी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुख्यतया महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बाकी वैसे तो पूरे देश भर में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ था। कहां पर? पटना में हुआ था। और ये जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा या फिर जूट? इससे जस्ट पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर सीमेंट, फेमस फॉर सीमेंट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है भागलपुर वाले में। चलिए, बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? हाउ मच स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन बिहार? 2812 वर्ग किलोमीटर, 3612 वर्ग किलोमीटर, 6473 वर्ग किलोमीटर या फिर 2612 वर्ग किलोमीटर? अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो उस समय के हिसाब से, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के हिसाब से 6473 वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी की बात करें, यदि वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 7379 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यह जो है आपका 7.84% है, ठीक है, 7.84% ऑफ टोटल बिहार का जो टोटल एरिया है उसके 7.84% पर आपका वन है, ठीक है, वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए, ये लेटेस्ट आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या फिर पूर्णिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? भागलपुर, पटना, कटिहार या फिर पूर्णिया? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका सी, कटिहार जो है वो सबसे पूर्व में है। ईस्टर्न मोस्ट का क्या मतलब, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। वैसे कटिहार के बगल में किशनगंज भी है, लेकिन किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या फिर कामा झील? यदि ये बात करें यहाँ पर तो अनुपम झील जो है वो आपका बिहार में स्थित है। कहां पर? कैमूर में स्थित है, ठीक है। और इसी के बगल में जो है आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील जो है वो आपका राजस्थान में है, जयपुर में, ठीक है। सुखना झील की बात करें तो सुखना झील जो है वो आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़ में है सुखना झील। और कामा झील तो भारत में है ही नहीं, कामा झील जो है वो रूस में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुपम झील, जो कि बिहार में है। आगे, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से जाना जाता है। लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या फिर लोकनेता? देखिए, लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, ठीक है। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी, ठीक है। तो ये सब चीजें, लोक नेता किसको कहते हैं यह मुझे आइडिया नहीं है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर द पीजेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल तो किसान नेता थे नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद हो जाएगा और स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। मेनली यहाँ पर जो है 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों जो थे वो बिहार से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? When did छोटा नागपुर ट्राइबल अपराइजिंग was held? 1807, 8, 1820, 1858, 59, 1889? छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कहने का क्या मतलब कि हो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि 1820 में हुआ था। 1820-21 कह सकते हैं इसको, ठीक है, 1820-21 कह सकते हैं। यह जो हुआ था आपका सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम जो कि झारखंड में है आज के डेट में, तो सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था, उस छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो उसी की बात ये की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 49, निम्नलिखित में से क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? इजारदारी या फिर तिनकठिया, जेनमिस या फिर इनमें से कोई नहीं। जानते हैं आप, तिनकठिया प्रणाली पर रोक लगाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जिसमें जो 20 कट्ठा खेत होता था उसके 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है, और उसमें भी शोषण किया जाता था। तो तिनकठिया प्रणाली जो थी वो आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू उलगुलान मूवमेंट? संथाल, कच्चा नागा, कोल या फिर बिरसा मुंडा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, मुंडा विद्रोह जो था, उसी को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने 1895 में खुद को भगवान घोषित किया था, ठीक है। और ये जो मुंडा विद्रोह चला था, उलगुलान विद्रोह चला था, ये आपका 1899 से 1900 के दौरान चला था, ठीक है। 1900 में जो है आपका बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। वहीं पर उनको हैजा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंगेर के बहरी ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बहरी ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ बहरी ताल मूवमेंट ऑफ मुंगेर? ठीक है, उनकी बख्त जमीन वापस करने के लिए, ठीक है, मुसलमान किसानों के शोषण को रोकने के लिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, या फिर वर्ग संघर्ष शुरू करने के लिए? तो डी तो होगा नहीं, संघर्ष शुरू करने के लिए थोड़ी ना आंदोलन कोई किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिमांड ऑफ रिटर्न ऑफ दियर बख्त लैंड, मतलब कि उनका जो मतलब कि छीना हुआ जमीन था उसको वापस करने के लिए मुंगेर में बहरी ताल आंदोलन किया गया था। याद जरूर रखिएगा। और ये जो था 1935 में किया गया था बहरिया ताल आंदोलन, ठीक है। और किसका नेतृत्व था यहाँ पर? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 52 नंबर। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1911, 12, 1913 या फिर 1914? देखिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जो राजधानी भारत की कलकत्ता होती थी उसको वहां से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया। उसके बाद बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल घोषणा की गई थी। लागू ये कब हुआ था? 1912 को हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1912 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 17, 18 या फिर 1921? पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस जिले में बरही कांग्रेस ने 1930 और 1931 में अंग्रेजी प्रशासन को पूरी तरह से तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी? हिस्ट्री वाले में भी मैंने ये बताया था। मधुबनी, भागलपुर, गया या फिर मुंगेर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा गया। जी हाँ, गया हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में सबसे धनी है? Which state is richest in the mineral production? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में सबसे धनी है ये पूछा जा रहा है। तो उस समय के हिसाब से जब बिहार और झारखंड संयुक्त हुआ करता था उस समय का ये क्वेश्चन है और उस समय के हिसाब से सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो पहले नंबर पर आ जाएगा राजस्थान। अब यदि ये क्वेश्चन आगे पूछा जाए तो पहले नंबर पर राजस्थान दीजिए, दूसरे नंबर पर उड़ीसा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है बिहार में खनिज उत्पादन होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए नाम मात्र का होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इन इंडिया द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड एट? नांगल, सिंदरी, अलवाय या फिर ट्राम्बे? कहां पर की गई थी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला जो आपका उर्वरक संयंत्र था, फर्टिलाइजर प्लांट था, वो कहां पर स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंदरी में। जी हाँ, सिंदरी में यह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ठीक है, 1951 में किया गया था और इसका नाम क्या था? FCIL, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। अब जो है सिंदरी उर्वरक कारखाना इसको कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर पठार पर निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्लस्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू?
भिलाई, रांची, आसनसोल या फिर दुर्गापुर। देखिए दुर्गापुर और आसनसोल ये दोनों तो आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपका छोटा नागपुर पठार है नहीं, छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। तो भिलाई हो सकता है या फिर रांची हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया, गलत हो गया। अब भिलाई या फिर रांची, इसमें से पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्लस्टर कहां पर है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा रांची में। जी हाँ, रांची में आपका औद्योगिक क्लस्टर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, छोटा नागपुर पठार, नैनीताल के पास या फिर सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह जो है आपका छोटा नागपुर पठार से होकर के निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में 610 मीटर, जी हाँ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और फिर झारखंड होते हुए बंगाल जाती है, ठीक है। पहले झारखंड में बहेगी, उसके बाद जाएगी बंगाल, और बंगाल में दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ज्यादा बाढ़ भी आता था पहले, अब बहुत कम आता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था। और इसी की सहायक है बराकर नदी, दामोदर की सहायक है बराकर नदी, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में वन क्षेत्र है, कितना वन क्षेत्र है ये पूछा जा रहा है। तो फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज 28 लाख हेक्टेयर, 29 लाख हेक्टेयर, 30 लाख हेक्टेयर या फिर 31 लाख हेक्टेयर। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन देता है, ये सोच करके देखिए, इसलिए एग्जैक्टली आपको पॉइंट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, फैक्ट, ठीक है। तो 59 का यदि हम लोग देखें तो उस समय के हिसाब से 29 लाख हेक्टेयर था, उस समय के हिसाब से कितना था? 29 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। अभी की बात करें तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है। लाख हेक्टेयर में मुझे कहीं मिला नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, ठीक है। 7.84% है टोटल बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है। लाख हेक्टेयर में मुझे कहीं मिला नहीं है। आगे देख लेते हैं। बिहार में एक इस्पात संयंत्र है, कहां पर है ये पूछा जा रहा है। दरभंगा, गया, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर। देखिए उस समय के हिसाब से देखें तो जमशेदपुर भी बिहार में ही हुआ करता था, ठीक है। तो जमशेदपुर में इस्पात संयंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। अब की यदि बात करें तो अब जो है कोई भी संयंत्र बिहार में नहीं है, ठीक है। और यदि हम लोग जमशेदपुर की बात करें तो बोकारो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 1965 में स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से, और बाद में इसका विलय जो है वो सेल के साथ कर दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कर दिया गया था, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट 1965 में निर्मित हुआ सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है, और बाद में इसका विलय सेल के साथ कर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के प्रसिद्ध सूफी सरफुद्दीन मनेरी सूफी सिलसिला से संबंधित, ठीक है। मनेरी सूफी किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? द फेमस सूफी सरफुद्दीन मनेरी ऑफ बिहार रिलेटेड टू सूफी सिलसिला, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी या फिर कुबरावी। किस सिलसिला से, किस सूफी सिलसिला से संबंधित है सूफी सरफुद्दीन मनेरी सूफी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था वो था सरफुद्दीन अहमद, जी हाँ, इनका पूरा नाम क्या था? सरफुद्दीन अहमद, ठीक, याद रखिएगा, पूरा नाम सरफुद्दीन अहमद। इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1262 में इनका जन्म हुआ और 1380 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। 1262 में जन्म हुआ, 1380 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था? इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है मकतूबात 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 ए सादी, मकतूबात ए सादी, ठीक है। तो ये इनका एक प्रसिद्ध कृति है, याद रखिएगा निश्चित तौर से, ठीक है। और जन्म जो हुआ था इनका वो आपको जैसे मैंने बताया 1262 में इनका जन्म हुआ था मनेर में, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में मृत्यु हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? ये पूछा जा रहा है। मेडिएवल सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज फेमस फॉर, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक शिक्षा केंद्र के रूप में, एक प्रशासन केंद्र के रूप में, या फिर एक धार्मिक केंद्र के रूप में। अब इसमें से चुनना है 1 और 3, 1 2 3, 1 2 3 4 या फिर 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा। मतलब एक शिक्षा केंद्र के रूप में भी था और एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी था, ठीक है। यहीं पर जो है आपका ओदंतपुरी महाविहार था, जी हाँ, यहाँ पर क्या था? ओदंतपुरी महाविहार था, ठीक है। महाविहार किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा जहां पर दी जाती है उसको कहते हैं। तो धार्मिक केंद्र भी था और साथ में शिक्षा केंद्र भी था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, उसी तरीके से ओदंतपुरी महाविहार था, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? गोपाल ने करवाई थी, जो कि पाल वंश का शासक था, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
किस क्षेत्र ने यूरोपीय लोगों को नाइट्रा यानी कि सोरा और अच्छी गुणवत्ता के अफीम की आपूर्ति की थी? बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बिहार के पटना से सोरा का काफी उत्पादन हुआ करता था। सोरा से क्या बनता था? सोरा से बनता था आपका बारूद। ठीक है जी, जी हाँ, हम हमसे ही बारूद बनवा करके और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, इतने दुष्ट थे अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बराबर की गुफाएं किसके निवास स्थान के रूप में प्रयोग होती हैं? द केव्स ऑफ बराबर यूज्ड एज एबोर्ड बाय आजीवक, थारूस, जैन या फिर तांत्रिकों के? तो यहाँ पर आजीवक हो जाएगा। जी हाँ, 64 का क्या हो जाएगा? आजीवक हो जाएगा। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज किसने की थी? बराबर के गुफाओं की खोज की थी हेरिंगटन ने। ठीक है, हेरिंगटन ने की थी, याद रखिएगा 1785 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये जो है जहानाबाद में स्थित है। कहाँ पर? जहानाबाद में स्थित है। और कब बनवाया गया था? 322 से लेकर 185 BCE। ठीक है, बराबर की गुफा का कालखंड है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा कब की थी? चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह ट्रेवल्ड बिहार 405 ईस्वी, 635 ईस्वी, 673 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो 65 का यदि देखें तो 673 ईस्वी में इसने की थी बिहार की यात्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 673 ईस्वी में की थी। सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है 672 से लेकर 695 ईस्वी तक 10 ये जो है बिहार भारत में रहा था और 10 वर्ष तक जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, इत सिंह याद रखिएगा। चलिए 672 से 695 याद रखिएगा। उस रेंज में कौन आता है? केवल 673 आता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए, बिहार से लोकसभा के कितने सांसद आते हैं? जस्ट अभी ऊपर बताया था। अच्छा, ये उस समय का है जब झारखंड संयुक्त हुआ करता था, मतलब 2000 से पहले का है। तो 50, 52, 54 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जो था वो 54 सदस्य आते थे। अभी कितने सदस्य आते हैं? बिहार चूंकि सेपरेट हो चुका है, झारखंड बिहार से सेपरेट हो चुका है, तो अब जो है 40 सदस्य आते हैं लोकसभा में। ठीक है, चलिए इसी बात पर राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं ये जरा कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार क्या है ये पूछा जा रहा है। एक स्केयरलैंड है, एक कुंड है, एक पिडमोंट है या फिर एक पेन प्लेन है? आंसर क्या हो जाएगा? एक पेन प्लेन है। ये छोटा नागपुर पठार क्या है? एक पेन प्लेन है। इसको क्या कहा जाता है? संप्राय भूमि कहा जाता है। इसको कहा जाता है संप्राय भूमि कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है, ऊपर से कैसा होता है? चपटा होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका संप्राय भूमि या फिर एक पेन प्लेन है। ठीक है, और इसको यदि देखें तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका झारखंड, उड़ीसा, झारखंड में, उड़ीसा में, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल, बिहार में भी तो है ही, दक्षिण बिहार में भी है। ठीक है, और साथ में आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों में ये थोड़ा थोड़ा करके फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा झारखंड में है और उसके बाद बाकी चारों राज्यों में। ठीक है, चलिए बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई? द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ बिहार वाज एस्टैब्लिश्ड एट मरहौरा, बेतिया, मोतिहारी या फिर पटना? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मरहौरा। और मरहौरा में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोडक्शन ऑफ रॉक कॉपर? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए, ये क्वेश्चन भी उस समय के हिसाब से पूछा गया है, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब नहीं है क्योंकि बिहार अलग हो चुका है। अब बिहार में तांबा का उत्पादन नहीं होता है, तो वर्तमान में बिहार में तांबा नहीं पाया जाता। ठीक है, अब की बात करें तो सबसे ज्यादा तांबा जो होता है वो एमपी में होता है, उसके बाद कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, और तीसरे नंबर पर अभी भी झारखंड आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अभी भी झारखंड आता है, क्योंकि अलग हो गया तो अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया। ठीक है, चलिए संयुक्त था तो पहले नंबर पर था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, अच्छा ये राजस्थान में जो है, राजस्थान का खेतरी खान जो है वो आपका तांबा के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जा रहा है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 172, 174 या फिर 178 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखें तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो था झारखंड भी संयुक्त हुआ करता था, तो उस समय जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो 173,877 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करता था। अब जो है आपको याद ही होगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बचा है बिहार। ठीक है, और
इसमें से घटा दीजिए बिहार का क्षेत्रफल, तो आपको झारखंड का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। देखिए गंडक नदी से भी जुड़ी हुई है। गंडक से कहां पर मिलती है? सोनपुर में मिलती है। सोनपुर और हाजीपुर में मिलती है गंडक नदी से। सोन नदी से भी मिलती है। सोन से तो पटना में ही मिल जाती है। पटना जो है वो सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है। पुनपुन जो है वो उससे मिलती है फतुहा में, इसी वीडियो में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। और घाघरा से भी मिलती है। ठीक है। तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन चारों से मिलती है। तो 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहाँ पर। 70-71 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इतने ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 1 घंटा का क्लास होता है हमारा, उससे ज्यादा का वीडियो बनाना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बिहार स्पेशल के कुछ और क्वेश्चन के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।